खास प्रोग्राम नए कश्मीर की कहानी कश्मीरियों के जुबानी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम यानी कि मैं सकल भट्ट और मेरे सहयोगी अशोक श्रीवास्तव आप तक लेके आ रहे हैं एक हिस्टोरिकल प्रोग्राम जिसमें पूरे देश में क्या पर पूरी दुनिया तक हम पहुंचाएंगे इनकी आवाज यानी कि कश्मीरियों की आवाज, खासतौर पर क्या कुछ बदला पोस्ट एब्रोगेशन आर्टिकल 370। जमीनी हकीकत, सच केवल सच, जिसको कहते हैं रियल स्टोरीज, रियल पीपल, असली कहानियां। अशोक जी हाँ सकल, जैसा कि सकल ने कहा, कहानी नए कश्मीर की। जी हाँ, कहानी जब हम नए कश्मीर की कहते हैं तो यह नया कश्मीर इसलिए क्योंकि कश्मीर एक पुराना कश्मीर भी था, आज एक नया कश्मीर भी है। हालांकि कश्मीर कश्मीर है, कश्मीरी कश्मीरी है, लेकिन ये जो कश्मीर में बदलाव है ये दरअसल 370 नहीं, अब G20 की यहां बात होती है। टेररिज्म से टूरिज्म की ओर बढ़ चुका है, एंटी इंडिया से खेलो इंडिया की तरफ कश्मीर बढ़ चुका है। और आज इसी जो बदले हुए कश्मीर की यानी कश्मीर के नए कश्मीर की कहानी कश्मीरियों की जबानी हम आपको सुनाएंगे। और आज हमारे साथ यहां पर कोई नेता नहीं है बल्कि कश्मीर के लोग हैं, कश्मीर के युवा हैं, कश्मीर के जनता है, आम जनता। लोग, युवा, जनता कश्मीरी है। सेपरेटिज्म, स्टोन पेल्टिंग, अब बहुत पुरानी बात, क्या बात तो क्या कहे, वो सब दफन हो चुका है। और ये प्रोग्राम इसलिए भी खास है क्योंकि ये हम आप तक लेके आ रहे हैं आइकॉनिक अमर सिंह कॉलेज। जो इमारत आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसकी एक अपनी कहानी, अपनी एक विरासत है। 1912 में एस्टैब्लिश की गई ये बिल्डिंग, और ये हम ये भी बता दें दर्शकों को कि ये यूएन की एक हेरिटेज साइट भी मानी जाती है। और ये कहना गलत नहीं होगा अशोक कि ऐसा पहली बार हुआ है कि वादी कश्मीर से एक ऐसे प्रोग्राम का ब्रॉडकास्ट हो रहा है जो कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के वेन्यू से हम इस प्रोग्राम को आप तक लेके आ रहे हैं। बिल्कुल, और जैसे आपने कहा कि इसकी बहुत एक कहानी है, लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं हमारे साथ उन सब की भी अपनी एक कहानी है, और वही कहानी जो है दरअसल कश्मीर की कहानी है। तो आज हम सुनेंगे नए कश्मीर की कहानी कश्मीरियों की ज़बानी। इस वक्त शुरुआत करूंगा, मेरे साथ साजिद यूसुफ हैं, और साजिद यूसुफ की भी अपनी एक कहानी है, क्योंकि कश्मीर की जो मैं कहानी बता रहा हूं, साजिद यूसुफ उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। टेररिज्म ने, आतंकवाद ने इनसे इनका बचपन छीन लिया। और साजिद जो दरअसल हैं वो एक एक्टिविस्ट भी हैं, युवा पत्रकार भी हैं, और अभी वो लेखक भी बन चुके हैं। उनकी जो नई किताब की कैसे आतंकवाद ने उनका बचपन छीन लिया, उसके ऊपर उनकी नई किताब भी आई है। कश्मीर में किताब बहुत लोकप्रिय है। साजिद, कैसे देखते हैं 4 साल होने जा रहे हैं जो 5 अगस्त की तारीख को, ये 4 साल कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, सबसे पहले आपका धन्यवाद, मौका दिया बात करने का। जहाँ तक ताल्लुक आपके सवाल का, मैं टाइम ज़ाया ना करते हुए डायरेक्ट उसी पे आऊँगा। जहाँ तक ताल्लुक है 4 जो है साल कंप्लीट मुकम्मल होने को आए एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। आई ऑलवेज बिलीव दैट इट वाज अ रियल इंटीग्रेशन कश्मीर टूवर्ड्स विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री। एंड लाइक यू हैव मेंशन्ड, आपने एक जिक्र कर लिया G20 का आपने जिक्र कर लिया, बिकॉज मैं ये मानता हूँ देयर वाज अ टैबू ऑन द नेम ऑफ कश्मीरीज दैट यस अ कश्मीरी कैन नेवर बी अ पीसफुल, अ कश्मीरी ही इज अ टेररिस्ट, ही इज अ स्टोन पेल्टर, एंड ही हैव अ लिंक्स, he have a soft corner towards the Pakistan. But what happened after the abrogation of Article 370, सब कुछ चेंज हो गया उसके बाद। रीजन बीइंग इज कि यहाँ पे कश्मीर में जो है, यहाँ पे एक आम कश्मीरी जो है G20 के बाद यहाँ पे पता चला कि एक आम कश्मीरी है, he has nothing to do with the Pakistan. उसका कुछ लेना देना नहीं है आतंकवाद से, उसका कुछ लेना देना बंदूक से नहीं है। आज एक आम कश्मीरी को जो जाना जाता है उसकी आइडेंटिटी है यहाँ पे, सिर्फ नहीं कि मैं कहता हूँ पूरी उसकी जो वर्ल्ड में एक छवि है उसकी, क्योंकि एक आम कश्मीरी को आज उसके नाम से, उसके काम से जाना जाता है, न कि एक ऐसा मुल्क जिस मुल्क ने उस कश्मीरी को टैबो दे के दिया था कि एक आम कश्मीरी जो है ये आतंकवाद है, ये अलगावाद है, ये जो है सेपरेटिस्ट जो इनके जो है यहाँ पे हुर्रियत जो है इनके साथ इनके लिंक्स है। एक आम कश्मीरी की जो आज मैं ये कह सकता हूँ नाम जो है अपने अपने किसी भी सेक्ट को लेके कहीं ना कहीं उनकी मशहूरी है। यहाँ पे अपने डिफरेंट यहाँ पे सेक्ट से यहाँ पे लोग आए हुए हैं, उनका जो है यहाँ पे अपना अपना जो है अपना एक्सपीरियंस है। बिल्कुल बिल्कुल सकल, यही बात है कि जैसे साजिद की कहानी है, वैसे यहाँ पर जितने लोग हैं उन सब की कुछ ना कुछ कहानी, और आज अब उसी कहानी को देश की जनता तक हम पहुंचाने के लिए। और अब कश्मीर का आने वाला कल, कश्मीर का आज, और कश्मीर का एब्रोगेशन आर्टिकल 370 के बाद का सच, ये एक बैटल ऑफ नैरेटिव्स भी रहा। हम यहाँ पे किसी नेता को नहीं बुलाए हैं क्योंकि हम आपसे ही जानना चाहेंगे। मैं अहमद साहब से बात करना चाहूंगी। अहमद अली खां काफी नामी गिरामी फिल्म मेकर है।
कश्मीरी ओरिजिन के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म मेकर है, फेस्टिवल डायरेक्टर है। कश्मीर में पीक ऑफ टेरर पे के टाइम भी सर शूटिंग हुई, लेकिन हमें 30 साल से भी ज्यादा लग गए एक सिनेमा को यहाँ पे वापस लाने में। एक नॉर्मल सी जो एक कश्मीर के युवा या एक सिविल सोसाइटी एक आम शहरी के लिए, हाँ, आम शहरी के लिए अब ये हुआ और आगे बहुत कुछ होना है। हम सुन रहे हैं कि यहाँ पे फिल्म डायरेक्शन और बहुत बड़ा फेस्टिवल का भी बहुत कुछ होने वाला है। मैं ये कहूँगा, मैंने शुरुआत की 2017 में यहाँ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल करने की, जबकि तब थोड़े हालात वैसे नहीं थे जो 2019 के बाद हुए। तो मैंने 4 एडिशन उससे पहले कर दिए थे, कोविड से पहले। तो अब कोविड का गैप आया, कुछ और भी थोड़ा सा रहा, तो अब हम 5वें एडिशन की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अब जो वक्त थोड़ा सा बदला है, अब फिल्म इंडस्ट्री के लोग बहुत ज़्यादा शूटिंग कर रहे हैं, फिल्म पॉलिसी अनाउंस हो चुकी है, J&K फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का इनकाद हो चुका है। नाउ आई थिंक द फेस्टिवल कैन बी डन ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। कश्मीर तैयार है ऐसे अगर G20 के लिए तैयार है तो अशोक फिल्म फेस्टिवल के लिए भी तैयार रहेगा। बिल्कुल तैयार कभी था, लेकिन मैं अब बड़े पैमाने पे करेंगे इंशाल्लाह। बड़े पैमाने पर। और सकल मुझे याद है कि 1960 और 70 के दशक में शायद ही बॉलीवुड की कोई ऐसी फिल्म हो जिसमें कश्मीर के ऊपर कम से कम एक गाना ना फिल्माया जाता हो। शम्मी कपूर साहब के गाने तो फेमस है कश्मीर को लेकर के, कितने गाने उन्हें यहाँ फिल्माए। लेकिन एक दौर था, आप सोचिए कि कश्मीर की वादियां, कश्मीर की खूबसूरती और ये सब सिनेमा में बॉलीवुड में देखने को मिलता था। लेकिन एक फिर वो दौर आया जब कश्मीर को लेकर सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म को लेकर फिल्में बनती, नेगेटिविटी आ गई थी। और सर वो भी मुझे याद है, उनमें से बहुत सारी फिल्में जो हैं कश्मीर में शूट भी नहीं हो पाती थी। हाँ। लेकिन अब यहाँ पे सिनेमा हॉल भी है, और जो मेरी जानकारी है, सरकार ने अभी संसद में आंकड़ा रखा है कि बीते कुछ सालों में, बीते 2-3 सालों में 400 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स जो हैं यहाँ शूटिंग के, वेब सीरीज कश्मीर, यानी कि एक बार फिर से बॉलीवुड में आपको कश्मीर दिखाई देगा, कश्मीर की खूबसूरती दिखाई देगी। और इसका सीधा फायदा सकल यहाँ के लोगों को भी होता है, क्योंकि टूरिज्म बढ़ता है। हमारे साथ शाजिया खान भी हैं, फिल्म मेकर। तो हेलो शाजिया जी, तो ये जो बदलाव हुआ है इससे, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री तो यहाँ लगभग मरी गई थी, आप तो यहाँ की हैं, यहाँ के लोगों के लिए ओरिजिनल, और यहाँ के लोगों के लिए तो इस तरह का चांस भी नहीं था। अब आपको लगता है कि एक नया मौका हुआ है और एक नई शुरुआत हो सकती है, और बल्कि हो चुकी है शुरुआत। I mean, the film policy is a great move. They designed this in 2021. They could have probably designed it earlier as well, I'm not too sure. But since they designed it in 2021, we've had over 200 films and series being shot in Kashmir, which is a great thing. It can possibly give a lot of jobs to the locals. लेकिन कुछ थोड़े बहुत लकूना है हमारी फिल्म पॉलिसी में जो हमको एड्रेस करने चाहिए, बिकॉज जैसे ये कि मतलब लोकल्स की जॉब्स कैसे क्रिएट होंगी, तो इसमें क्लॉजेज होने चाहिए जो कि हैं भी, मतलब वो कितने फॉलो हो रहे हैं। जैसे इंसेंटिव्स होंगे, आई वाज स्टार्टिंग द फिल्म पॉलिसी अगेन, जैसे इंसेंटिव्स होंगे तो आप अगर लोकल्स को यूज करेंगे तो और इंसेंटिव्स आपको मिलेंगे, रिबेट्स मिलेंगे, विच इज ग्रेट, विच इज अ वेरी, आई मीन आई थिंक समबडी हूएवर्स डिजाइन्ड दिस। यानी आप जो कह रही हैं अभी फिल्म पॉलिसी में इस तरह के प्रावधान है कुछ कि अगर आप लोकल्स को इस्तेमाल करेंगे तो आपको ज्यादा इंसेंटिव मिलेंगे। जी ऐसा है, विच इज ग्रेट। बट ये कितना फॉलो हो रहा है और ये कितना फॉलो नहीं हो रहा है, इसके लिए हमें बॉडीज देखनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँगी, फिल्म पॉलिसी यूके is one of the best in the world. It's considered, I mean, I've studied film policies. I'm a master's in film producing from UCLA. So I've studied these policies extensively. To come back home and I mean, I'm here and there, but yes, I am here right now because I think, your roots are always there. Your roots are very important to you. I mean, otherwise, roots is what keeps you central, right? So, I mean, talking back on the film policy, we need to जैसे यूके की फिल्म पॉलिसी या बाकी कंट्रीज की होती है, एक कल्चरल टेस्ट होता है। उस कल्चरल टेस्ट में ये होता है कि क्या आप इसके कल्चर को, आप अपनी जगह के कल्चर को कितना दिखा रहे हैं, उससे क्या मतलब आप क्या क्या चीज़ दिखा रही है। ऐसा भी हुआ है, सम फिल्म्स विच वर शॉट इन द लेट in 2012-13, they shot in Kashmir, they actually shot in Kashmir, got their rebates over here and did not even mention JK tourism. Okay. So these are the things which
the people who are heading the film policies should do. And also really importantly, the film policy does not, to my mind, and or what I've seen is, has any corpus of fund for the local filmmakers. So that is extremely important, that you have आपके 500 crores हैं जो आपको 2026 तक यूज करने हैं, उसमें से कुछ तो दीजिए जो आप लोकल फिल्म मेकर्स को एज ग्रांट्स देंगे. वेरी वैलिड पॉइंट, वैलिड पॉइंट. यानी अगर हम बॉलीवुड की बात करते हैं सर, तो बॉलीवुड में क्योंकि जो वहां पर जितने बाकी लोग हैं वो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है. वहां पर अगर एक जो है फिल्म का छोटा सा भी एक स्पॉट बॉय होगा, वो भी एक ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरह. क्या यहाँ पर इस तरह की चीजें अभी हो पाई हैं या होने वाली, हो रही हैं? ओके, शुरुआत हो चुकी है. शुरुआत हो. यस, हमने एक एसोसिएशन बनाई है, फिल्म एंड टेलीविजन एसोसिएशन ऑफ कश्मीर, तो शुरुआत हो रही है उससे. ओके, वी आर स्टार्टिंग दैट. एक इम्पोर्टेंट पहलू है अशोक, जो यहाँ पे मैं 2-3 दिन से कई लोगों से बात करी. पोस्ट एब्रोगेशन आना जाना तो लगा ही रहता है साइन से. आई हैव कम अक्रॉस ऐसे कई सारे कश्मीरी यंगस्टर्स जिन्होंने लाइक पढ़ाई के लिए बाहर गए क्योंकि उस वक्त पीक ऑफ टेरर था, जो भी रीजन थे, बट दे डिसाइडेड टू कम बैक. वैसे ही है हमारे साथ यूसुफ सिद्दीकी. ही इज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, बट एट द सेम टाइम इनके स्टूडियोज भी है, इनके जैसे कई सारे ऐसे यंगस्टर्स भी हैं हु आर प्रमोटिंग कश्मीर का जो आर्ट कल्चर लेगेसी एंड स्पेशली द कानी वर्क. एंड सिद्दीकी जैसे कई सारे यहाँ पे नौजवान हैं जो कश्मीर की जो लेगेसी है आर्ट, उसको देश भर नहीं दुनिया तक लेकर जाना पहले चाहते आगे बढ़े. आप तो खुद कश्मीर के, अभी हम कश्मीर के रूट्स की बात कर रहे थे, इसलिए आपने बड़ी आसानी से कह दिया कानी वर्क. लेकिन देश के लोगों को, मेरे जैसे लोगों को समझना है कि कानी वर्क क्या, तो फिर हम बात करें. तो कानी वर्क का एक हिस्सा ये भी है जो मैं समझ गई, और एक हिस्सा ये भी है, और मैं स्टेज देना चाहूंगी सिद्दीकी को. जी. So yeah, it's really important, like she mentioned, there's no studios here, right? So as a designer and Studio Kilab, Kashmir Innovation Lab, it's the only studio here in Kashmir, to be honest, which works with the artisans. तो क्या कुछ होना चाहिए वो बताएं. We need to invite more designers to Kashmir and also promote art and design to our youngsters. Like there's so much crafts in Kashmir to work with, and these artisans need a direction because in design the trends keeps changing, right? So there has been no innovation in design or technology in Kashmir for the past 30 years. So we need to get into that. There's so much to develop here, and the potential is immense. We've made the beginning. Yes, I'm so sorry. We have made the beginning. I mean, definitely with the guidance also. Like over here, we have Mahmood Saab, who is the director of Handicraft and Handloom. महमूद साहब. अब महमूद साहब से हम सुनना चाहेंगे. जी बताएं. सो हैंडीक्राफ्ट गेम चेंज जो हुआ है हैंडीक्राफ्ट. जी. हैंडीक्राफ्ट में हमारे पास पॉलिसी नहीं थी, तो 2020 में हमारी हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम पॉलिसी अनाउंस हुई, और उस पॉलिसी ने हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को एक डायरेक्शन दिया. उस पॉलिसी ने हमको एक मैंडेट दिया कि कैसे आर्टिजन एम्पावरमेंट करना है, कैसे क्राफ्ट को हमको प्रमोट करना है, एंड कैसे आर्टिजन्स की इनकम में इजाफा करना है. तो उसके बाद पॉलिसी के बाद जो एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ वो ये हुआ कि श्रीनगर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी का खिताब दिया गया. सो श्रीनगर इज अ यूनेस्को क्रिएटिव सिटी फॉर क्राफ्ट. सो इट्स एन इंटरनेशनल रिकॉग्निशन टू द स्किल सेट विच वी हैव हियर, एंड इट्स अ बिग डेवलपमेंट. तो उसके साथ साथ सम गुड थिंग्स आर हैपनिंग. जैसे हमारा एक्सपोर्ट पहली बार जो है it has shown increase. In fact, year on year, it has shown a 98% increase as compared to the previous year. हमारा export consistently fall हो रहा था, तो only last year 22-23 में it has shown an increase and it has crossed the 1,000 crore barrier. So it is one of the most encouraging signs. तो government का consistent support है both for the preservation of the craft, for the craftsmen. बड़ी स्कीमें आई हमारी, जैसे एक स्कीम आई फाइनेंशियल असिस्टेंस टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जिसमें हम आर्टिजन्स को कोऑपरेटिव सोसाइटीज में, लोकल आर्टिजन्स तक ये पहुंचते हैं इनके बेनिफिट्स, क्योंकि जब टेरर पीक पे था तो जो कांगरीज एंड पेपर मैशी एंड नमदाकारी और लोकल आर्टिजन्स वर द वर्स्ट हिट.
देखिए आर्टिजन्स को हमें इंश्योर करना है कि वी रीच आउट टू ऑलमोस्ट ऑल द आर्टिजन्स। हमारा आर्टिजन बेस बहुत बड़ा है, कोई 3.25 लाख आर्टिजन्स हमारे डिपार्टमेंट्स के साथ जुड़े हैं। ये एक बहुत बड़ा टास्क है और हर साल जो है हम कोई 2000 के करीब सोसाइटीज़ बनाते हैं। दैट मीन्स वी आर टच बेसिंग विद अबाउट 20,000 आर्टिजन्स, और उसके साथ साथ देन वी सपोर्ट देम थ्रू आर्टिजन क्रेडिट कार्ड है, एजुकेशन स्कीम है, इंसेंटिव ऑन एक्सपोर्ट्स है, कारखानदार स्कीम है, बहुत सारी स्कीमें ऐसी हैं जिससे हम रीच आउट कर रहे हैं। एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो थोड़ी बहुत जानकारी है, पेपर माशी यहाँ का एक बहुत खूबसूरत कला है, लेकिन मैं ऐसे कई लोगों से मिला था जो जिंदगी भर जिनकी इसी में कटी, लेकिन अब वो नहीं चाहते कि उनकी नई पीढ़ी इस काम को आगे बढ़ाए। अगर नई, क्योंकि उसमें उनको लगता है इनकम नहीं है, जिंदगी का गुजारा करना मुश्किल होता है। तो अगर इस तरह से अगर नई पीढ़ी को ये चीज़ जाएगी नहीं, तो सवाल है कि कश्मीर की ये विरासत जो है वो बची कैसे रहेगी? देखिए, ये चैलेंज है, ये ग्लोबली सब लोगों के सामने एक ऐसा चैलेंज है, लेकिन आज के पहले आपको देखना पड़ेगा कि ये इस तरह होता क्यों था। तो हमारा जो हैंडीक्राफ्ट है यूजुअली 2 टच पॉइंट से बिकता था, या तो फेरी वाला बेचता था या शोरूम्स पे बिकता था। आज के दौर में जब टेक्नोलॉजी आई तो वो हमको मैंडेट देती है कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो आज के ज़माने में काफ़ी अरूज पकड़ रहा है, तो ई-कॉमर्स के थ्रू हम कोशिश कर रहे हैं कि आर्टिजन्स को ग्लोबल कनेक्ट दें। और जब आर्टिजन जो वो मेहनत करता है और वो आर्ट फॉर्म बनाता है, जब तक उसको उसका जायज़ मेहनताना नहीं मिलेगा वो इससे दूर होता जाएगा। लेकिन ई-कॉमर्स के थ्रू जब हम इसको आर्टिजन को उसके मेहनताने का जो ड्यू मिलेगा, तब जाके लोग फिर से जुड़ेंगे। और आप महमूद अहमद शाह है, डायरेक्टर हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट के। थैंक यू वेरी मच, आपके पर्सपेक्टिव दिया। दीपा जी हमारे साथ है, शी इज़ अ वेरी वेल नोन आर्टिस्ट ऑफ नेशनल रिप्यूट, कश्मीर की बेटी हैं आप, और कश्मीर के आर्टिजन्स का काम और कश्मीर की जो पूरी एक जो आर्टिस्ट का इकोसिस्टम है उसको नेशनली मैम बहुत प्रमोट कर रही हैं। बट pre and post, if my Deepa ji, if I may ask you, what are the changes? There are actually we need to revive. Actually, art and culture is already in the heart and blood of Kashmiris, that you already know. But due to some circumstances, it was like they were disappointed. उनको जैसे कि इन्होंने बोला कि आगे प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा या फिर वो मोड ऑफ इनकम कम है, तो टू इंस्पायर दैट, तो what I am trying in my painting is the fusion of our old folk styles, which are heritage, which are so rich, which are so actually so it's a very small example of hard work. I'm sorry, I'm it's okay, it's okay. आपकी पेंटिंग्स है, अगर हमारे कैमरा पर्सन कुछ पेंटिंग्स पे पैन करें, ये सारी जो पेंटिंग्स आप देख रहे हैं, जी आप बता सकते हैं। As you can see that in this painting, I have shown a paper mache craft with the fusion of modern art. Yeah, so I'm trying to revive. Yeah, it's a boy. Yeah, yes. Offering namaz. Yeah, offering namaz. पीछे काम है वो पेपर माशी पर जो होता है वो है. It is actually a work of paper mache. Yes. तो इसमें मैंने दिखाया एक छोटा सा बच्चा जो कि नमाज कर रहा है, एंड जो इसके पीछे जो कारपेट है, विच इज़ द पायस मोस्ट पायस थिंग विच वी ऑल कैरी, तो वो मैंने पेपर माशी से रिफ्लेक्ट किया है. सो या, एंड इन दिस पेंटिंग यू कैन सी दैट इट्स अ 3D आर्ट. दिस इज अ समरवार आई हैव शोन, एंड इट्स अ 3-dimensional आर्ट. सो आई एम ट्राइंग टू डू फ्यूजन विद डिफरेंट आर्ट स्टाइल्स so that new generation will also get inspired from that, and we should revive our old heritage and our folk styles which is already there in our heart and blood, and let's revive it into such form so that it should reach out the whole world. बिल्कुल रिवाइवल. और जो है सर ने अभी बताई ये बात कि कैसे जो है अब क्योंकि इंटरनेट का ज़माना है, कनेक्टिविटी है, उसके कारण आर्टिस्ट पहुंच सकते हैं, लेकिन आर्टिस्ट तो पहुंचते हैं पूरी दुनिया तक, पर पूरी दुनिया आज कश्मीर में भी आती है. और हमारे साथ इस वक्त जो है वो एक और ख़ास मेहमान हमारे साथ हैं जो कि फारूक अहमद कुट्टू हैं, प्रेसिडेंट टाक, यानी जो टूरिज्म को लेकर जो काम करने वाली जो तमाम टूरिज्म एसोसिएशन है उससे जुड़े हुए हैं, और जितने टूर एंड ट्रैवलर हैं. टाक साहब, मैं देख रहा था बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है, और वो दिलचस्प आंकड़ा ये कहता है कि 2021 में यहाँ पर करीब 1,13,00,000 टूरिस्ट आए 2021 में. रिकॉर्ड टूर. और हम दिल्ली में भी खबर पढ़ते थे कि जाम लगा हुआ है, होटल्स नहीं मिल रहे हैं,
B&B की सर्विस इसके बाद शुरू हुई। 2022 में ये संख्या बढ़कर जो है 1,88,00,000 और अभी जो 2023 का डेटा है वो ये कहता है कि सिर्फ 6 महीने में, इमेजिन कीजिएगा कि जनवरी से जून तक सिर्फ 6 महीने में 1,10,00,000 टूरिस्ट आ चुके हैं। और अभी टूरिज्म का सीजन जो है अभी आएगा, पीक पे आएगा, तो पता नहीं कितने टूरिस्ट आएंगे। आपको लगता है ये बदलाव बहुत अच्छा है, इतने टूरिस्ट आ रहे हैं? थैंक यू सो मच। देखिए, सबसे पहले मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और LG एडमिनिस्ट्रेशन को बधाई देना चाहता हूं कि बहुत सालों के बाद, तकरीबन 30 साल के बाद हमारे पास 2021, 2022 और आजकल 2023 जो चल रहा है, इसमें बहुत ही ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ फुटफॉल आ गया, टूरिस्ट फुटफॉल आ गया, हिस्ट्री क्रिएट हो गई यहाँ पे। तो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज द LG एडमिनिस्ट्रेशन डिजर्व ऑल द एक्कोलॉइड्स एंड अपलॉड फॉर दिस। इसके अलावा मैं और एक बात आपके प्रोग्राम की वसात से बोलना चाहता हूँ, जैसे कि आपने बताया कि अभी पीक जब हिट करेगा यहाँ का टूरिज्म सीजन, तो कितना इसका जो है ना कितनी तादाद की जो है सयाहों की जो इस बार जो है 23 में यहाँ पे तक पहुँच जाएगी। इनफैक्ट द पीक इज़ ऑलरेडी ओवर। यहाँ पे अभी ऑफ सीजन चल रहा है, जुलाई अगस्त का ऑफ सीजन रहता है और उसके बाद सितंबर ऑनवर्ड्स हमारे पास फिर से टूरिस्ट फुटफॉल आना शुरू हो जाता है। सितंबर में G20 है, मुझे लगता है कि फॉरेन टूरिस्ट बहुत बड़ी तादाद में। अशोक, इनसे मैं एक बात समझना चाह रही थी, क्योंकि G20 की आपने बात की, तो जो रिस्पॉन्स रहा खासतौर पर इंटरनेशनल डेलीगेट्स एंड वी हैड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज हियर, कुछ ये बातें भी हुई कि अब जो कुछ देशों में ऐसी कुछ सोच आने लगी है बाहर के देशों में कि जो कश्मीर बैन था, कश्मीर आने का बैन था, दीज कंट्रीज आर नाउ थिंकिंग कि उस बैन को लिफ्ट करो। अगर ये होगा, जो कि होगा इंशाल्लाह, तो तस्वीर पूरी बदल जाएगी। आपने बहुत ही अच्छा सवाल मुझसे पूछा। इनफैक्ट आई वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ द G20 डेलीगेशन, जो यहाँ पे आई वाज रिप्रेजेंटिंग कश्मीर टूरिज्म ट्रेड। तो मेरी जो डेलीगेट्स के साथ बात होगी वहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल दे वर ऑल स्पेल बाउंड, बहुत ही ज़्यादा खुश थे यहाँ की खूबसूरती देख के, यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड हो गया हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री में उसको देख के। एंड दे वर ऑल ऑफ द ओपिनियन कि कश्मीर में जो ट्रैवल एडवाइजरीज लगी हुई हैं यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ से खासकर, उनको अब हटना चाहिए। एंड दे प्रॉमिस्ड विद अस, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि अपने कंट्रीज़ में जाके वो अपनी रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स के साथ ये मसला उठाएंगे एंड दे विल ट्राई देयर लेवल बेस्ट टू गेट द एडवाइजरीज रिमूव्ड। आपकी प्रोग्राम की वसातत से मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। कश्मीर जो है ये धरती पर स्वर्ग इसको बोलते हैं, पैराडाइज ऑन अर्थ, लेकिन एक इको फ्रेजाइल एरिया भी है। यहाँ पे अगर हम ओवर टूरिज्म को प्रमोट करेंगे या टूरिज्म बियॉन्ड कैरिंग कैपेसिटी को प्रमोट करेंगे, आई एम श्योर कि एक दिन यहाँ के जो सब्ज़ार हैं, यहाँ की ग्रीनरी जो है, यहाँ के आबशार है, यहाँ पे ग्लेशियर्स हैं, इन पर अच्छा खासा जो है ना असर पड़ेगा हमारी रिसोर्सेज में। विद द रिजल्ट, विद द पैसेज ऑफ टाइम, ऑफ कोर्स कश्मीर कश्मीर नहीं रहेगा। मैं आपकी प्रोग्राम की वसातत से जितने भी पॉलिसी मेकर्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से या LG एडमिनिस्ट्रेशन से ये बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे इको फ्रेंडली टूरिज्म को प्रमोट करें, तभी इस डेस्टिनेशन को हम लोग एक सस्टेनेबल टूरिज्म डेस्टिनेशन बना सकते हैं, तभी हम इस धरती पे सरों को बचा सकते हैं। बिल्कुल। और फ्रेंडली की बात है। मैं ये भी बता दूं कि अभी तो जो अभी कुट्टू साहब ने बताया, अभी तो जो लोग आते हैं ज़्यादातर फ्लाई करके आते हैं, लेकिन अब सोचिए कि जब ट्रेन कनेक्टिविटी जो है यहाँ तक हो जाएगी और जब सीधा आप दिल्ली से या मुंबई से ट्रेन में बैठकर श्रीनगर तक आ सकते हो, तो सोचिए कितना और टूरिस्ट कितना और फुटफॉल बढ़ेगा। टूरिस्ट का फुटफॉल बढ़ेगा। और क्योंकि थोड़ा सा आर्टिजन्स की हम बात कर रहे थे, इससे पहले कि हम थोड़ा और एनालिसिस में जाए, हमारे साथ कुछ लोकल आर्टिजन्स हैं, हमारे साथ बशीर अहमद आए हैं, बहुत दूर से आए हैं हमारे प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए, और मैं इनसे कश्मीरी में बातचीत करूंगी। बशीर साहब, तो वन शिकस्त करानी कली आर्ट कशीर हुंदी उस पेपर में शीच ना आज 370 ब्रोड तो 370 पत क्या तिम बड़ बदलाव आए बे तो या तो बाकी आर्टिस्ट शुरुआत में वारिया मुश्किल आसान कमाई आसान बंद आसान, मगर वन क्या क्या बदलाव चाहत, वन क्या क्या चेंज वर्ल्ड बैंक कंपनी ये नाव थोक शख्स लिमिटेड कंपनी अम पत् हसा बदलो सैल अम पत् बदलो सैल ब्रो आर्टिजन जाना रुपये 300 दोस आज जान 800-900 सास आज डायरेक्ट बम्बई पे कलकत्ता पे अहमदाबाद पे डायरेक्ट आर्टिजन कोत गांधरबल ग 3 किलोमीटर 120 लट काम करान तक सासन मज करान ठीक चलान इंशाल्लाह काम ठीक चलान
काम ठीक चलान वन क्या गैस सपदुन वन बे क्या गैस सपदुन अस यथ मज बड़ बार कमजोरी फैब्रिकेशन गसान मतलब गसान कहीं बाकी डायरेक्टर सब वारिया कोशिश करान मतलब मार्केटस मज मतलब हेचनानस मज अतनसन वारिया कोशिश ओके ओके नए डिजाइन दिवान हां यम नए डिजाइन कम छुते दिवान ये दिवान गवर्नमेंट ओके सो लेट मी एक्सप्लेन मैं बशीर साहब हमें ये कह रहे हैं ऐसी कई सारे इनको कैटलॉग्स मिलते हैं अमित साहब के पिजन ये इन्होंने इनका जो काम है ऐसे आर्टिस्ट बशीर जैसे कई सारे आर्टिस्ट हैं अशोक इनका काम अब ऐसे कैटलॉग्स और इस तरीके का मल्टीमीडिया मार्केटिंग जो हो रही है बशीर जैसे लोगों के काम को देश नहीं दुनिया भर तक पहुंचाने का और इन्होंने हमें ये भी बताया कि अब वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट्स है जो ऐसे लोकल आर्टिसंस का काम गांधरबल पीरपुरा गांधरबल से आते हैं। गांधरबल पहले खबरों में रहता था आतंकवाद की वजह से, लेकिन अब बशीर और बशीर जैसे कई सारे लोग हैं, ये इनका काम अब ये कह रहे हैं कि भारत सरकार के द्वारा जो स्कीम्स है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो पैसा आता है वो इन तक पहुंच रही है। मैं नहीं ये कह रही, उन्होंने ये भी कहा कि पहले इनको बहुत ही मुश्किल से अशोक 300 रुपए 200 रुपए की कमाई होती थी एक एक्स प्रोडक्ट के लिए, और अब उससे भी कम समय में वो प्रोडक्ट कम से कम 800 से 1000 रुपए तक की इनकी कमाई होती है। बहुत अच्छी बात है। अगर यहाँ के जो लोकल आर्टिस्ट हैं अगर उनकी कमाई बढ़ी है पिछले कुछ सालों में, तो मुझे लगता है इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। टूरिज्म तो एक चीज़ है ही जिससे लोगों को कमाई होती है, लेकिन अगर यहाँ के जो आर्टिजन्स हैं अगर उनको उनके प्रोडक्ट्स जो हैं दुनिया भर में जाने लगे और ये अगर उनकी कमाई बढ़ाने का जरिया बनता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब मेरे साथ माजिद हैदरी हैं, कश्मीर का जाना माना चेहरा, जाना माना नाम है, पत्रकार हैं यहाँ के और अक्सर टेलीविजन डिबेट्स में जो हैं आप देखते होंगे। माजिद हैदरी, इस वक्त हम यहाँ बैठे हैं, कश्मीर में बैठे हैं। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में 370 को लेकर के अभी जो है सुनवाई चल रही है, जो संविधान पीठ है इसकी सुनवाई चल रही है। वहाँ पे जो होगा वो तो अलग बात है, लेकिन कुल मिलाकर यहाँ क्या आप देखते हैं? क्योंकि मुझे अच्छी तरह से याद है कि 370 हटी तो आप इसको इसके शुरू में काफ़ी इसके विरोध में आप बोलते थे। जी अशोक भाई, सबसे पहले तो मैं दूरदर्शन का शुक्रिया अदा करूंगा कि कश्मीर की हेरिटेज जगह से मुझे लगता है पहली दफ़ा कोई लाइव टीवी शो हो रहा है। ये आप देखें, डोगरा महाराजाओं का कितना बड़ा विजन था कि 100 साल पहले ये बिल्डिंग बनी थी और आज भी हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और नए कश्मीर के ख्वाब को सेलिब्रेट कर रहे हैं। देखिए, नए भारत में भी नए कश्मीर, बिल्कुल देखिए, नए कश्मीर जो है, नए कश्मीर की बुनियाद या नींव बहुत अच्छी रखी गई है। ये इतनी अच्छी है कि सिर्फ शब्दों में नहीं बता सकते हम इसे, तथ्यों और अपने जो हमारे आंकड़े होते हैं उससे बता सकते हैं। आप देखिए, हड़ताल और पत्थरबाजी अब कश्मीर में नहीं होगी। अब हर वर्किंग डे पे कश्मीर में दुकान खुलती है, बच्चे स्कूल जाते हैं, और टूरिज्म का ये सीन है कि अभी जो लेटेस्ट आंकड़े हैं, अभी तक 1.25 करोड़ टूरिस्ट इस साल कश्मीर आ चुके हैं। यात्रा पहली दफा 62 दिन की होगी और पहले महीने में ही सिर्फ 4 लाख टूरिस्ट माशाल्लाह आ चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक तरह चल रहा है। G20 बहुत सक्सेसफुली हुआ। और जैसे यहाँ पे ज्यादा आर्टिस्ट की बात हो रही थी, हमारे जो क्राफ्टमैन हैं जिनको हम गोल्डन सुनहरे हाथ बोलते हैं, उनके रिलेटेड जो मैंने देखा बतौर पत्रकार, एक सबसे खास चीज जो हुई, क्राफ्ट सफारी शुरू हुई। अब आर्टिजन के घर तक टूरिस्ट को, सिविल सोसाइटी वालों को, मतलब माइंडफुल लोगों को लिया जाता है और वो उन गली कूचों में से जाके सबसे पहले एक्सप्लोर करते हैं कि जी कहाँ ये लोग रहते हैं, और जो उनका क्लाइंट है डायरेक्ट उन तक पहुंचता है। तो वो एक बहुत ही बड़ा एक गेम चेंजर जो है, मुझे जो लगता है आर्टिजन्स के लिए जो है, जो हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट ने किया, वो यही था कि अब क्राफ्ट सफारी होती है। और अब हालात ऐसे हैं, जिन गलियों में कभी पत्थर बरसा करते थे, पत्थरबाजी होती थी, टीयर गैस होते थे, पैलेट्स चलती थी, आज वहां पे लोग जाके एंजॉय करते हैं और क्राफ्ट कश्मीर का जो इसे सेलिब्रेट करते हैं। जैसे आज आपने यहाँ पे काफी सारे आर्टिस्ट के बारे में प्रमोट किया, तो ये सारी सेलिब्रेशन है। तो नए कश्मीर की बहुत अच्छी सेलिब्रेशन है, लेकिन उम्मीदें अभी बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैंने कहा ये बुनियाद है, नींव है, इसको अब आगे ले जाने की जरूरत है। और शायद अभी बहुत कुछ और भी किया जाना बाकी है, हर तरह की अभी सरकार के लेवल पर, प्रशासन एडमिन के लेवल पर, यहाँ पर जो है डेमोक्रेसी के लेवल पर जो है लोगों को ज्यादा एम्पावर करने, ये सब चीजें मुझे लगता है अभी बहुत कुछ। इसीलिए मैंने शब्द कहा कि बुनियाद रखी गई है नए कश्मीर की। अभी बिल्डिंग नहीं बनी है, बुनियाद है। बिल्डिंग में अभी स्टेटहुड है, इलेक्शन है, बाकी चीजें हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो पहले हुआ है अप्रिशिएबल है, हमें उसे अप्रिशिएट करना। लेकिन बड़ी बात पता है कि इस कार्यक्रम की, जब मैं माजी से बात कर रहा हूँ, टेलीविजन डिबेट्स में अक्सर जो है
मेरे साथ माजिद और साजिद पीछे बैठे हैं। साजिद दोनों लोग होते हैं, दोनों लोग अलग अलग विपरीत दिशाओं में होते हैं, लेकिन आज जो है दोनों के सुर एक जैसे हैं, दोनों के भाव एक जैसे हैं। हाँ। और ये शायद जो है नए कश्मीर की जिसे हम बात कर रहे हैं वो शायद सबसे अशोक भाई, मैं बुनियाद की बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा, सुनिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ माजिद कि माजिद और साजिद एक जैसा ही हमेशा सोचें, क्योंकि ये डेमोक्रेसी नहीं हो सकती। डेमोक्रेसी वही है कि माजिद है, साजिद है, लेकिन कश्मीर सही रास्ते पे जाए, उसके लिए कम से कम देश सही रास्ते पे जाए, भारत जो है मजबूत हो, उसके लिए माजिद और साजिद एक रास्ते हो सकते हैं। हम सब एक, आप भी हमारे भाई, हम सब एक साथ हैं। माजिद साहब, ऐसे जो एक कुल मिलाकर अगर मैं कह लूं इसको ऐसे कि बदलाव ये भी है, नई कश्मीर की नई कहानी ये भी है सबा जी कि माजिद और साजिद, कई सारे माजिद साजिद पहले अलग अलग कोनों में बातें करते थे, अलग दिशाओं में बातें करते थे, आज वो कोने बराबर हो चुके हैं। अब एक ही बात होती है या कुछ अलग तरीके से बात होती है, लेकिन वो बात दूर तक डेवलपमेंट पे, पीस पे जाकर रुकती है। आप अशोक आज माजिद और अशोक भी एक साथ बैठते हैं। अशोक एक सेकंड, अशोक ने कश्मीर को कई सालों से कवर किया है, 90s से कवर किया है, और जो डिबेट का दशक था तो तब डिबेट्स और डिस्कशंस का परसेप्शन और नैरेटिव अशोक कुछ और ही होता था। लेकिन अब जब कश्मीर के जर्नलिस्टिक कॉन्टेक्स्ट की अब बात होती है तो वी आर टॉकिंग डिफरेंट लैंग्वेज। और यहाँ पे मैं एक बात और कहूँ, क्योंकि आपने जब कश्मीर की बात की, मुझे याद है मैं पहली बार जब कश्मीर रिपोर्टिंग करने आया था माजिद भाई, ये 90 का वो दशक था जब हजरत बल में जो टेररिस्ट घुसे थे। उस समय जब मैं आया, दिल्ली के मीडिया में जो कुछ सुनता था, पढ़ता था, मुझे ऐसा लगता था कि यहाँ पर हर लड़का, जो अभी साजिद ने कहा ना, मुझे लगता था यहाँ पर हर जो लड़का जो है फेरन पहने वाला है, फेरन के नीचे उसके पास AK-47 होगी। ये परसेप्शन जो है पूरे देश और, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य लगता है कि यहाँ के यूथ जो है, यहाँ के यूथ वो नहीं है जो एक परसेप्शन है। जैसे साजिद ने भी कहा, यहाँ का यूथ अब बहुत अलग चीज है और उसको अलग तरीके से देखने की जरूरत है। कश्मीर का जो परसेप्शन बना या बनाया गया पॉलिटिकल पार्टीज में, क्या कुछ हुआ और क्या क्या हकीकत थी? पहले टेरर, सेपरेटिज्म, स्टोन पेल्टिंग, एनकाउंटर्स, इन्फिल्ट्रेशन, वो सब खबरें बनती थी। लेकिन अब बात होती है डेमोक्रेसी की। अशोक ने कहा, मैं अब प्लेटफॉर्म देना चाहूंगी तारिक रशीद को, यहाँ पे आप पॉलिटिकल एनालिस्ट है। ये अब एक नैरेटिव, बैटल ऑफ नैरेटिव्स पहले होता था कि अलग अलग नैरेटिव्स, कुछ पार्टीज कुछ बोल रही हैं और कुछ बोल रहा है, और हुर्रियत कुछ बोल रही है। अब वो कहानी खत्म, वो चैप्टर क्लोज हो गया। डेमोक्रेसी, इलेक्शन और कब होंगे यहाँ पे चुनाव, ये कुछ अब ऐसा नैरेटिव बिल्डअप हो रहा है। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अब कश्मीर तैयार है चुनावों के लिए, आपकी क्या सोच है? जी शुक्रिया आप सबका। देखिए आने का देखिए, जब हम बात करते हैं कश्मीर की, आपने जब बात छेड़ी यहाँ के परसेप्शन की, नैरेटिव्स की बात छेड़ी, तो जिस नए कश्मीर की आप बात कर रहे हैं, हमारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं, हमारे जो बाबा व अजदाद थे, उन्होंने ये ख्वाब सजाया था उस दिन जब उन्होंने एक्सीड किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। जो यूनियन ऑफ इंडिया है, इसके साथ जो हमारा एक्सेप्शन है, ये वही नया कश्मीर है। बीच में कुछ साल ऐसे आ गए जहाँ पे फॉल्स नैरेटिव चलाया गया। वो फॉल्स नैरेटिव इतना चला यहाँ पे कि किसने चलाया? पाकिस्तान, उनके जो पपेट्स है यहाँ पे, सेपरेटिस्ट है, या इवन सेक्रेट पल्पिट्स ऑफ मॉस्क्स वर यूज्ड टू प्रोपेगेट दीज फॉल्स नैरेटिव्स। ठीक, तो वो जो फेज था उस वक्त, जो वहाँ पे टीन एजर्स थे, उनके दिमाग में कुछ चीज़ें ऐसी भरी गई थी कि उनको लगा कि जब एक झूठ को आप 100 बार बोलते हैं तो लगता है कि शायद ये सच है। लेकिन जब वही नस्ल जो 90s में, जिसमें से मैं भी एक हूँ, हम 90s बॉर्न हैं, तब हमें शायद ये भी लगता था कि पत्थर मारना सही बात है, क्योंकि हम उसी में पले बड़े। लेकिन अब जब हम बड़े हो गए, हमने पढ़ा, हमने देखा कि हमारे बुजुर्गों ने क्यों चुना पाकिस्तान, जो कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, उसको छोड़ के, वेहमेंटली रिजेक्ट करके हमने क्यों किया एक्सीड हिंदुस्तान के साथ। इल्हाक जो किया हमने हिंदुस्तान के साथ, वो इसलिए कि यहाँ पे वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, और इस डेमोक्रेसी को हर एक फर्द तक पहुँचाने के लिए यहाँ का बच्चा तैयार है। उन बच्चों को दूर रखा गया था, उनके हाथ में पत्थर थमाए गए थे, जबकि उनके हाथों में पेंसिल, पेन,
नोटबुक्स, लैपटॉप। लेकिन यहाँ पर मैं यहाँ की जो सिविल सोसाइटी है और वो बच्चे जिनके हाथों में पत्थर भी थे, मैं ये सराहना करता हूँ उनको कि उन्होंने स्कूल जाना या फिर जो कंपटीशन है बाकी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड जो है उनके साथ एट पार वो चले, जो भी कंपटीशन था वो उनके साथ चले। और आज आप देख रहे हैं कि ये आपके सामने नया कश्मीर है। इसकी बागडोर जो है, इसकी बुनियाद जो है, इसकी बुनियाद उस दिन पड़ी जिस दिन हमने एक्सीड किया यूनियन ऑफ इंडिया के साथ। जो है प्रतियोगी परीक्षा है, मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो सिविल सर्विस हो, कोई भी सर्विस हो, उसमें आज कश्मीर के युवक युवतियां जो है बहुत जी बिल्कुल कर रहे। हर एक सेक्टर आप देखिए जहाँ पे जो है। लेकिन इससे पहले क्या हुआ करता था, यहाँ पे वो प्लेटफॉर्म नहीं होता था, क्योंकि हाईजैक किया गया था। अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो बेचारे यूथ वहीं चले जाते हैं, लेकिन अब प्लेटफॉर्म भी उनको मिल रहे हैं। यहाँ पे अगर सर मैं उसी बात पे आता हूँ, अगर यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें, मुझे 8 से 10 साल हो गए पॉलिटिक्स में, ठीक। मैं लिखता हूँ पॉलिटिक्स पे, मैं एनालाइज करता हूँ छोटी छोटी चीज़ें, मैं जाता हूँ डिबेट्स में जाता हूँ, सेमिनार्स में जाता हूँ, मैं अपनी बात रखता हूँ। ये इसलिए कि मुझे प्लेटफॉर्म मिल रहा है, मैंने उसको तराशा है, मैंने उसको खोजा है, अपनी जगह बनाई है। अब अगर मैं जा रहा हूँ किसी पॉलिटिकल पार्टी में, उनको कहीं ना कहीं ये इनसिक्योरिटी हो जाती है कि शायद अगर तारिक रशीद आ गया तो मैं कहाँ चला जाऊँगा। उन्होंने चौक किया था, वो चौक की थी। तारिक रशीद आपने कहा पॉलिटिकल पार्टी में चला जाऊँगा, तो जल्दी से एक छोटा सा कमेंट जो है मैं आपसे लेता हूं, फिर मैं आऊंगा मैम के पास। तो छोटा सा कमेंट ये कि कश्मीर के बारे में ये भी कहा जाता है कि यहाँ की राजनीति जो है वो 2 परिवारों की राजनीति है। बिल्कुल। लेकिन अब जो है आप जैसा शायद थी हाँ, लेकिन अब जो है आप जैसा यूथ जो है वो भी राजनीति में आने की बात कर रहा है, उसके लिए भी अवसर है, ये भी एक बड़ा बदलाव है। जी, उसके लिए गवर्नमेंट का सबसे बड़ा इनिशिएटिव जो है, जो गवर्नेंस है, उस तक एक्सेस नहीं हुआ करती थी एक आम इंसान को। यहाँ पे जो 3 टायर पंचायती इलेक्शन हुआ, वो जो गवर्नेंस है सेक्रेटरीट से नीचे आके सीधे आपको कहाँ पे मिल रही है, स्ट्रीट में मिल रही है। आपका फर्स्ट कांटेक्ट आज आपका पंच, सरपंच, आपका वार्ड मेंबर, काउंसलर है, तो आपको इजीली एक्सेस मिल रही है गवर्नेंस को। और आने वाले इलेक्शन जो भी है, यहाँ से आज मैसेज जारी है, अमर सिंह के इस हिस्टोरिकल जगह से मैसेज जारी है मेरी तरफ से। ये जब मैं कह रहा हूं मेरी तरफ से, तो मैं कह रहा हूं कि हर एक नौजवान की तरफ से मैसेज है ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स को कि आप अपने जो बोरिया बिस्तरा है उसको आप बांध ले। अब आपकी किताबें यहाँ पे बंद हो रही है। बोरिया बिस्तर बांध लीजिए, क्योंकि कश्मीर बदल गया है, कश्मीर की सोच भी बदली है, और अब जो है राजनीति में भी कोई परिवार के लोग ही शामिल होंगे ऐसा नहीं होगा। एक आम कश्मीरी यूथ जो है उसकी भी हिस्सेदारी होगी, और 3 टायर जो डेमोक्रेसी में जो सिस्टम है, सरपंच बनेंगे लोग, यहाँ पे काउंसलर बनेंगे, और उनके पास लोकल एरिया का फंड होगा अपने एरिया को बदलने के लिए, यहाँ पर डेवलपमेंट करने के लिए। मेरे साथ शेख साबा भी हैं। शेख साबा जी सोशल एक्टिविस्ट हैं, एडवोकेट भी हैं। शेख साबा जी, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, और यहाँ पर क्योंकि आप लोग ड्रग्स के एरिया में भी काम करती हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी काम करती हैं, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर भी यहाँ बहुत अब लग रहा है कि महिलाओं को एक नई ताकत मिली है। ड्रग्स को लेकर एक समस्या थी, वो अभी भी है खैर, लेकिन आपको लगता है वो सब चीज़ें अब पहले से बेहतर हो रही हैं? चैलेंजेस कुछ देखिए आप। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि एज पर द डेटाज, इट्स नॉट ओनली द बॉयज़ हु आर इन्वॉल्व इन ड्रग्स, पर लड़कियाँ भी हैं और काफ़ी बड़ी तादाद में हैं। पर येस, वी आर थैंकफुल टू JKP हु आर जस्ट डूइंग लॉट ऑफ वर्क इन अ सेंस कि बहुत सारे पैडलर्स को पकड़ा गया है, बहुत सारा ड्रग्स सीज किया गया है, जलाया गया है, ख़त्म किया गया है। तो उनकी कोशिश ये है कि ड्रग्स को ख़त्म करें। और ये ड्रग्स कहाँ से आते हैं, वी ऑल नो वेरी वेल वेयर इट इज़ कमिंग फ्रॉम। तो मुद्दा यही है कि यहाँ की जो यूथ को है ख़त्म करने का था, लेकिन यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ की जो पुलिस है, इट इज़ रियली वर्किंग हार्ड कि हम नॉट ओनली पैडलर्स बल्कि जो यहाँ तक ड्रग्स ला रहे हैं उनको भी पकड़ें। ड्रग्स इंडस्ट्री का सीधे से सीधा कनेक्शन जाता था आपकी स्टोन पेल्टिंग दुकानों का। वो एक प्रॉपर जो बिजनेस मॉडल तब चलता था, किस तरीके से डाइवर्ट किया जाता था, ब्रेन वॉश किया जाता था उनको। ड्रग्स, दे वुड लिटरली मेक देम addicted to drugs, make them addicted to drugs, and that's how our stone pelting factories. Yeah, that was during the stone pelting, but now it has increased more. The drug trafficking. Yes, it has increased more, and number of people are involved. I don't want to go into those details, but yes, of course, police is really working hard. नहीं, लेकिन एक डिटेल में आपसे जरूर चाहूँगा, क्या ऐसा है कि
कुछ ऐसे युवक जो ड्रग्स की चुंगल में थे, आज वो वहां से निकलकर अपना करियर बना रहे हैं, आज नई दिशा में ऐसे केसेस। Of course, there are many number of youth, boys who have really come out of it, and we've also worked hard for it. But सरकार से मेरी अपील है, we don't have drug de-addiction centers. As per my knowledge, Srinagar has only one drug de-addiction center, and that too और वो भी मतलब पुलिस का है. No, अच्छा, पुलिस forget का about the NGOs. I'm talking about the पुलिस का. एक है जो एग्जैक्टली ऑफ रूट पे है और छोटा सा है. आई विजिटेड देयर. यू डोंट हैव द नाइट फैसिलिटी ऑल्सो देयर. वो आपको दिन में रखेंगे उस विक्टिम को, बट देन रात के लिए कहाँ जाए. SMHS में एक छोटा सा सेक्शन है. यानी उस दिशा में अभी काम करने. लेकिन वुमेन एम्पावरमेंट के लिए अगर मैं आपसे बात करूँ, महिलाएं जो हैं सशक्त हुई हैं, क्योंकि 370 में और जो 35 से था उसमें तो एक बहुत बड़ा ये भी फैक्टर था कि महिलाओं को प्रॉपर्टीज का और बाकी सब चीज़ों में उनको उस तरह के राइट्स नहीं. Property rights as per Shariat were given, but now it is being given as per the Constitution of India. Otherwise, property rights as being the Muslim state, एक लड़की को शरीयत के हिसाब से उसका प्रॉपर्टी मिलता है, लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मिल रहा है. And girl is being empowered not only for the property, because that's not going to help. She has to work. She has to be strong enough to face every difficulty in life. ऐसे कई सारे लॉज हैं सभा जी जो पहले इनैक्ट नहीं होते थे फॉर द रीजन, जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है या चाइल्ड मैरिज एक्ट है. अब इनैक्ट होते हैं तो उसका कितना बड़ा बेनिफिट रहा. अशोक, हमारी टीम हमें कह रही है कि हमें एक लेना है छोटा सा ब्रेक. मन तो नहीं कर रहा है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे, नए कश्मीर की कहानी इन कश्मीरियों के जुबानी. ऑन द अदर साइड ऑफ द ब्रेक हम बात करेंगे अब क्या कुछ बदल रहा है और अनफिनिश्ड एजेंडा, खास तौर पर एजुकेशन और सिक्योरिटी का जो सिनारियो है उसमें कितना बड़ा फेरबदल आया है. आप कहीं नहीं जाइएगा, दूरदर्शन पे ये खास पेशकश जारी रहेगी. मैं और अशोक आप तक लेके आ रहे हैं अमर सिंह कॉलेज से नए कश्मीर की कहानी कश्मीरियों की जुबान. जी हाँ, नए कश्मीर की कहानी या कहानी कश्मीर की और नए कश्मीर की कहानी कश्मीरियों की जुबानी जारी रहेगा इस छोटे से ब्रेक के बाद. कहानी नए कश्मीर की एक बार फिर आपका स्वागत है. इस वक्त हम श्रीनगर में हैं और श्रीनगर में इस वक्त हम बात कर रहे हैं जो नया कश्मीर है. 370 जो है उसको हटे 4 साल होने को आ रहे हैं. इनफैक्ट 4 साल हो गए हैं. इन 4 सालों में क्या बदलाव आया है और ये जो नया कश्मीर जिसको कहा जाता है, उस नए कश्मीर की, बदले हुए कश्मीर की कहानी क्या है, और ये कहानी हम कश्मीरियों की जुबानी सुन रहे हैं. हमारे साथ यहाँ पर बहुत सारे जो हैं कश्मीर के अलग अलग हिस्सों से आई हुई आवाज़ें हैं, अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले, और मैं और सकल लगातार उनसे बात कर रहे हैं. मेरे साथ इस वक्त एक और ख़ास मेहमान साहिल बशीर जी हैं, जो दरअसल सुरक्षा मामलों के एक्सपर्ट हैं, कह सकते हैं जो एक्सपर्ट हैं स्ट्रैटेजिक मामलों के और डिफेंस जैसे मामलों के. साहिल जी, मैं ये जानना चाहूँगा, क्योंकि कश्मीर को लेकर एक सबसे बड़ी समस्या थी वो यहाँ पर जो एक सुरक्षा का भाव नहीं था, खास करके यहाँ के लोगों के लिए भी, बाहर के लोगों के लिए भी. जैसे हम अभी लगातार बात कर रहे हैं, पत्थरबाजी थी, टेररिज्म थी. टेररिज्म की घटनाओं में जो है करीब 90% तक, 99% बल्कि कह रहे हैं कि घटनाओं में कमी आई है. ये ज़रूर है कि उन्होंने एक स्ट्रैटेजी बदली है. अब वो जो है टारगेट किलिंग करते हैं आतंकवादी. पत्थरबाजी की घटनाओं में 99% की कमी आ गई है. हड़ताल जो है लगभग बंद हो गई हैं. ये जो सिक्योरिटी सिनेरियो है, क्या ये एक बड़ा गेम चेंजर है? देखिए अशोक जी, मैं सबसे पहले आपको कंग्रेचुलेट करूंगा कि आप यहाँ पर बैठे हैं और इस खुले आसमान के नीचे, इस हिस्टोरिक जगह पे हम लोग इस तरह बात कर पा रहे हैं ना, खुल के बात कर पा रहे हैं. ये सबसे बड़ा चेंज है.
अगर आप 2019 से पहले बात करते तो यही चीज़ शायद हमको एक बंद स्टूडियो में विद सिक्योरिटी करना पड़ता है। दूरदर्शन, मैं यहाँ पे माफ़ी चाहूँगी, 2019 में और मेरे ख्याल से उससे पहले भी थोड़ा हम बाहर निकले, हमने स्टूडियो के बाहर भी बॉटनिकल गार्डन में और ऐसे कई जगह अशोक ने अपने डिबेट्स किए। लेकिन जो आप कह रहे हैं, मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हैं, वो जो मुश्किल था, सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं था, मुश्किल था, लेकिन एज ए स्टेट ब्रॉडकास्टर हमारा ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम फॉल्स नैरेटिव को ज़्यादा एस्केलेट ना करें, लेकिन ये एटलीस्ट बाहर चल के हम 4 कदम चले तो आप जैसे लोग 10 कदम चलकर बाहर आए घरों से और आपने उन प्रोग्राम्स में शिरकत की। लेकिन हाँ, आप सही कह रहे हैं, वो जो फेयर साइकोसिस, जो फेयर अंडर द शैडो ऑफ स्टोन पेल्टिंग एंड गन्स, अब वो नहीं है। अब वो नहीं है। प्लस जो कॉन्फ्लिक्ट एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ चल रही थी कश्मीर के नाम पे, टेररिज्म के नाम पे, वो दुकानें कहीं ना कहीं बंद हो गई हैं। और वो जब उनका रिटेल सिस्टम बंद हो गया है, उनकी खरीदारी बंद हो गई है, पैसा बंद हो गया है, तो उसकी वजह से भी जो टेररिज्म पे है और जो सिक्योरिटी सिनेरियो है, ओवरऑल सिक्योरिटी सिनेरियो पे आप जो नज़र डालेंगे वो काफ़ी चेंज हो चुका है। और जिस तरीके की लेवल पे हमको सिक्योरिटी होनी चाहिए थी या जो चाहते थे हम लोग कि यहाँ पर सिक्योरिटी हो, आज हर एक कश्मीरी नौजवान ये सेंस कर पा रहा है कि वो शाम को 9 बजे के बाद घर से निकलता है और आपके उसी बुलवार्ड रोड पे आज जगह नहीं मिलती है बैठने के लिए। ये एक चेंज आपको देखने को मिलता है। और हैट्स ऑफ टू द सिक्योरिटी एजेंसीज जिन्होंने भी यहाँ पे इन सालों में काम किया और जिनकी वजह से आज हम लोग इस तरह खुल पे बात कर पाते हैं। और हर एक नौजवान जो है इस वक्त उस एक नैरेटिव को धुतकारता है जो एक टेररिज्म का बीज यहाँ पे 30 साल पहले बोया गया था। उन बीजों को जो है वीड आउट करने में बराबर जो एडमिनिस्ट्रेशन है प्लस जो सिक्योरिटी एजेंसीज है यहाँ के, उनका एक बहुत ही अच्छा एज अ पेरेंट। तारिक साहब, मैं आपसे एक अशोक, यहाँ पे मैं कई पेरेंट्स से भी इंटरेक्ट कर, अब बच्चे रोज स्कूल जाते हैं, इट्स अ न्यू नॉर्मल फॉर देम, जो कि उनका राइट है। और लाइक पेरेंट्स, आप खुद भी पेरेंट हैं मेरे ख्याल से, वो सेंस ऑफ नॉर्मलसी कितने सालों तक, कितनी जनरेशंस को नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम, एडोलेसेंस, ग्रोइंग अप ईयर्स जो होते हैं, आप उस कश्मीर को महरूम रखा। और अब एक बच्चा रोज स्कूल जाता है, ये एक अचीवमेंट माना जा रहा है। सकल जी, आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू एन आर्टिकल कुछ दिनों पहले, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ जो हड़ताल की कॉल्स आई थी सिंस 1989 से लेके 2019 तक, आई वॉज सरप्राइज टू सी, जब मैंने कैलकुलेट किया एंड आई चेंज देम इनटू इयर्स, इट वाज मोर देन 4 years। 4 साल कश्मीर बंद रहा है। हाँ। और इस 4 साल में इकोनॉमिकली हम लोग कितना डाउन हुए, कंप्लीटली। और जैसे ये आर्टिजन्स यहाँ पर बैठे थे, इनकी बात मैं अभी सुन रहा था, और जिस तरीके से इस वक्त ये इनके चेहरे पे जो खुशी है वो देखने लायक है। आपके साथ भी एक आर्टिजन बैठे हैं। बिल्कुल, मैं उनसे मैं एक मिनट मैं आगे जाऊं। मैं एक बात और यहाँ पर देखी, जो इन्होंने सेंस ऑफ सिक्योरिटी की बात की ना, क्योंकि मुझे ये भी याद है सकल, यहाँ पर जब हम पहले आते थे तो फ्राइडे को, जुमे के दिन ये कहा जाता था कि आज जो है 2020 का मैच होगा, मत जाना। तो शुरुआत में मुझे लगा, मैंने कहा 2020 का मैच, तो उन्होंने बोला 2020 यानी इधर से स्टोन पेल्टिंग होगी, उधर से होगी, तो एक 2020 का मैच जैसे होता था। डाउनटाउन में समझ के लिया जाता। लेकिन अब जैसे कि कहा कि अब रात को भी लोग जाते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं, देर रात को भी बैठते हैं। एक छोटा सा आंकड़ा मैं दे दूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है वो आंकड़ा, क्योंकि हम जब सेंस ऑफ सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, इस वक्त जो एक सुरक्षा बलों के पास जो एक आंकड़ा वो ये है कि इस वक्त वैली में करीब 33 टेररिस्ट हैं, जो पिछले 33 सालों में अब तक का सबसे कम आंकड़ा है। अभी है, ऐसा नहीं कि हम पूरी तरह से फ्री हो गए हैं। दूसरी तरफ बीते 6 महीनों में पाकिस्तान की तरफ से सुरक्षा बलों की जो आप बात कर रहे थे, उन्होंने जो बंदोबस्त किए, एक भी घुसपैठ यानी इन्फिल्ट्रेशन जो है बीते 6 महीने में नहीं हुआ है। ये अपने आप में बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। हालांकि पाकिस्तान तो नहीं सुधरेगा, लेकिन हम अपनी ओर से जो है पाकिस्तान को सबक सिखाना जारी रखेंगे। और आज जो है वो आटे के लिए पाकिस्तान वो अपने संभाले, वो जरूरी है। लेकिन नासिर अली जी, ये जब हम कहते हैं कि कश्मीरी समाज जो है, क्योंकि इन सब चीज़ों का अगर समाज पे बात करें, अगर आपके पास 4 साल तक बंदी है, सब कुछ हड़ताल ही है, हर हफ्ते हड़ताल का एक कैलेंडर आ जाएगा, महीने कैलेंडर आ जाएगा, आपको पता इन दिनों में कोई धंधा नहीं होगा, कुछ बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, इसका लोगों के
मानसिक हेल्थ पर भी बहुत फर्क पड़ता था, ये समाज की सोच पे बहुत फर्क पड़ता था। क्या अब लगता है कि ये सब चीज़ें धीरे धीरे रिमूव हुई हैं? देखिए, अगर हम बात करें सोशल प्लेटफॉर्म की, सोशल लाइफ की, स्पेशली कश्मीर वैली को लेके, 2019 से पहले भी सोशल एक्टिविज्म होता था, लेकिन एक डिफरेंट तरीके से प्ले करता था। सोशल एक्टिविज्म फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ काफ़ी ट्रस्ट थे, उनमें से एक ट्रस्ट हुर्रियत वालों का भी था, और ऐसे कई ऐसे ट्रस्ट थे जहाँ पे प्रॉपर इंटरनेशनल लेवल की फंडिंग होती थी, और वो सारी फंडिंग कश्मीर भेजी जाती थी एक ऐसा नैरेटिव फैलाने के लिए जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ कश्मीरी पॉपुलेशन उस चीज़ में आके हमारी अपनी कंट्री के अगेंस्ट जाते थे। सो दैट इज़ द रीज़न 89 के बाद ये सारी चीज़ें शुरू हुई, जहाँ पे हुर्रियत जैसी और भी कई सारी ऐसे ट्रस्ट थे जो रजिस्टर्ड ट्रस्ट थे, जिन्होंने इंटरनेशनल फंडिंग मंगानी शुरू की, और उसके बाद जो सिचुएशंस है ऑन द ग्राउंड वो सिचुएशंस चेंज होने लगी। अगर ये सारे ट्रस्ट उस समय नहीं होते, या अगर इन सारे एसोसिएशंस, इन सारी तंजीमों ने वो सारी चीज़ें नहीं की होती, तो शायद ही आज हम यहाँ पे बैठ के ये सारे एपिसोड की ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे होते। बिकॉज हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो बड़े हैं, उन्होंने भी हमें कहा है कि कितना बेहतरीन लाइफस्टाइल हुआ करता था कश्मीरीज का, अगर हम 1990 से पहले की बात करें। सो एक ऐसा लाइफस्टाइल था विच यूज्ड टू कॉम्पीट विद द लाइफस्टाइल ऑफ पीपल लिविंग इन लंदन, पीपल लिविंग इन यूके एंड एनी पार्ट ऑफ यूरोप। नासिर भाई, यहाँ पे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है मुझे, जब आपने हुर्रियत का जिक्र कर रहे हैं जी, तो दरअसल पूरे देश में एक लोगों के बीच एक धारणा थी जी कि कश्मीर की जो समाज है वो हुर्रियत जैसे लोगों के साथ है, ऐसा पिक्चर बाहर जाती थी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, जब यहाँ पर हुर्रियत के दफ्तर पे ताला लगा जी, कोई व्यक्ति, कोई कश्मीरी जो है बाहर नहीं निकला, किसी ने उसका विरोध नहीं किया। वो इसलिए बाहर नहीं निकले क्योंकि रियलिटी सबके सामने आ चुकी थी कि पिछले 30-35 साल से हम कश्मीरियों के साथ क्या हो रहा था, और जो चीज़ें हुर्रियत ने शुरू की थी वो उन्होंने रिलीजन के बेस पे शुरू की थी। अब अगर आप एक मेजॉरिटी में रह रहे हैं और आप मेजॉरिटी में रहने के बाद रिलीजन को एज अ टूल बना के खेल रहे हैं, सो इट इज़ बट ऑब्वियस कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन विल फॉलो यू। सो हुर्रियत हैड प्लेड इट वेरी ब्यूटिफुली इन दैट टाइम, बट आज 2019 के बाद जो यंगस्टर्स हैं, जो आम पॉपुलेशन है, जब एक माँ बाप देखते हैं कि हमारा बच्चा रोज स्कूल जा रहा है, रोज काम पे जा रहा है, और शाम को सेफली अपने घर वालों के बीच आ रहा है, सो इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि एक आम आदमी, एक आम इंसान इससे ज्यादा कुछ अपनी लाइफ में डिजायर करेगा या चाहेगा। जी, मुझे याद है तकरीबन 2016-17 के करीब एक असाइनमेंट में यहाँ पे आई थी, तो बात ये हो रही थी कि अगर, और आई इंटरेक्टेड विद लॉट ऑफ कश्मीरी पॉलिटिकल एनालिस्ट एंड ऑल, तो यहाँ पे वो ये सवाल पूछने लग गए थे कि अगर हुर्रियत खुद को इतना ही इंपॉर्टेंट समझती है, then they should come forward and No, I remember one. be part of the election and why don't they contest? Correct. लेकिन फिर उन्होंने खुद ही जवाब दिया कि उनको पता है वो अगर इलेक्शन फ्रेम में आएंगे तो उनको शायद वोट नहीं मिलेंगे। बहरहाल हम अपना I remember one interview with you. It was like 13 years back in Srinagar. एक प्रॉपर इंटरव्यू था डेवलपमेंट ऑफ कश्मीरी यंगस्टर्स के बारे में, इलेक्शंस के बारे में और यूथ एंगेजमेंट के बारे में। और उस इंटरव्यू के बाद जब लोगों ने देखा कि कश्मीरी लड़के पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बातें कर रहे हैं, तो हमारे घरों पे भी हमले होने शुरू हो गए थे। So that was हुर्रियत पार्ट those days. बट आज ऐसा कुछ है नहीं। आज ऐसा कुछ है नहीं। और हम अब इससे मैं एक जुड़ा हुआ सवाल जो आपसे पूछना चाहूंगी कि इलेक्शंस फ्रेम में क्या आते हैं, उनको शायद दे स्टार्टेड रियलाइजिंग कि वो इरेलेवेंट है, तो अब तो खैर चैप्टर ही क्लोज हो गया। पोस्ट एब्रोगेशन से पहले का डिस्कनेक्ट और अब का कनेक्ट। कश्मीर इज इंडिया, इंडिया इज कश्मीर, द राइटिंग इज ऑन द वॉल, इस पे कोई शक पहले भी नहीं था, Absolutely not. कोई परसेप्शन बिल्डिंग वाली एक्सरसाइज थी। क्या वो कनेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज दिस होल एब्रोगेशन नैरेटिव and transforming into this massive connect and confidence building. Correct. Have we achieved that? क्या हमने वो achieve किया? We are achieving it. We are on the way of achieving it completely 100%. But in these 4 years, I must say that the local people of Kashmir Valley, if it is Jammu and Kashmir, I'll only talk about Kashmir region because the people of Kashmir region is पॉजिटिवली कनेक्टिंग विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो स्कीम्स अभी तक हमारे कश्मीर के लिए आफ्टर पोस्ट एब्रोगेशन लाई गई हैं, वो बेनिफिट कर रही हैं डायरेक्टली लोगों को, किसी इंटरमीडिएट को नहीं। क्योंकि जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स यहाँ पे, जो खानदानी पॉलिटिक्स यहाँ पे हो रहा था, उन्होंने भी एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट किया था दिल्ली और कश्मीर के बीच में। अगर वहाँ पे उनको कोई चीज़ कही जाती थी, यहाँ आके वो कश्मीरी अवाम को कुछ और ही चीज़ें कहते थे, जस्ट फॉर देयर, एब्सोल्युटली जस्ट फॉर देयर ओन बेनिफिट्स। लेकिन आज वो चीज़ें नहीं
नहीं है। जैसे तारिक भाई ने अभी कहा कि दे हैव टू क्लोज देयर शॉप्स, और उनकी शॉप्स ऑलरेडी क्लोज हो चुकी हैं। नाउ दे आर ऑन द वर्ज कि हम क्या करें ऐसा कि हम वापस इस चीज़ में आ सकें, बट अनफॉर्चुनेटली फॉर देम इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन अगेन, बिकॉज द यूथ ऑफ कश्मीर वैली इज एक्टिव नाउ, द यूथ ऑफ कश्मीर वैली इज डिसाइडिंग इट्स ऑप्शन एंड फ्यूचर नाउ। ये बहुत बड़ा बदलाव, और जैसे हम कह रहे हैं अब कार्यक्रम के अंतिम चरण में एक बार फिर, क्योंकि हम जब यहाँ के स्थानीय लोगों की बात कर रहे हैं तो हमारे पास बशीर अहमद डार भी जो हैं वो हैंडी क्राफ्ट से जुड़े हुए हैं, और इन सब बदलावों का ये जो भी हम नया कश्मीर कह रहे हैं, इसमें निचोड़ ये है कि जो रियल फायदा है, जो असली फायदा है, वो कश्मीर के आम आवाम का, फिर कश्मीर की आम कलाकारों का, जो यहाँ के आर्टिजन्स हैं उनका। तो आपको लग रहा है ये सब चीजें जो उससे आप लोगों की जिंदगी में क्या बदलाव आया है? पिछले 35 साल से इस क्राफ्ट से वाबस्ता हूँ। मैं कानी शाल वीवर हूँ। इसमें जो बोथ ऑफ वीविंग एंड डिजाइनिंग में बनती है। कानी शाल जो अशोक आप कानी शाल ये मशीन का है, वो हम हाथ से बनाते हैं। और इससे जो नासाजगर हालत जो यहाँ पर थी उस टाइम, हम जो क्राफ्ट जो हम बनाते थे वीविंग और डिज़ाइनिंग में, इसका मार्केट यहाँ पर नहीं मिलता था। हम मजबूरन बाहर की मंडी में इसको कस्टमर ढूंढना पड़ता है। 2019 के बाद यहाँ पर टूरिस्ट बहुत आ गए हैं। हमारे अपने ही घर में जो हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं इसका हमें अपने ही घर में कस्टमर मिलता है। और यहाँ के जो शोरूम जो है शॉपकीपर्स वो हमसे माल लेते हैं, और यहाँ के टूरिस्ट इसे बड़ी शौक से खरीदते हैं। ये सबसे बड़ी बदलाव। जिंदगी आसान हुई है, जिंदगी आसान और रोजगार बढ़ गया है। जिंदगी आसान हुई है, रोजगार बढ़ चुका है, ये बात है। और मुझे लगता है सकल समय इतना ही है, लेकिन फिर भी जहाँ से हमने शुरुआत की थी, एक बार फिर आता हूँ मैं साजिद यूसुफ के पास आता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली कश्मीर के युवाओं की तो हमने बात करी है, कश्मीर के बच्चों की भी बात है कि कश्मीर के बच्चों की जिंदगी जो, उनका बचपन जो है वो ना खोए। और जैसे साजिद, जैसे ना जाने कितने बच्चे, कितनी जनरेशन थी कि उनका बचपन जो है खत्म हो गया। साजिद, अब यहाँ के बच्चे जो हैं, यहाँ की जो नई जनरेशन है, आपको लगता है नई तरह की फिजाओं में, नई तरह की हवाओं में वो आज बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, और शायद उनके साथ वो सब कुछ ना हो जो आपको फेस करना पड़ा? देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, लाइक जैसे टॉपिक जो हमारा था नया कश्मीर और पुराना कश्मीर। पुराने कश्मीर में पहले आपको बताऊंगा था कि जो नए कश्मीर बनी है। पुराने कश्मीर में यहाँ पे कश्मीर था लेकिन लोग नहीं थे। आई विल टेल यू हाउ, बिकॉज देयर वाज अ कंपटीशन बिटवीन द रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज, कि हमारे टेनवर में तो 100 मर गए, तुम्हारे में 120 में। इट वॉज अ काइंड ऑफ कंपटीशन। बट व्हाट हैपेंड आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 370 इन नया कश्मीर, वी डोंट हैव सी द किलिंग्स, one point. Second point is when it comes to the pellet guns. Pellet gun was this introduced by the JKPDP and implemented by this national conference. And who banned it? It was the Bharatiya Janata Party. So this is what is the difference between Naya Kashmir, Purana Kashmir. And after that, the application of Article 370. must tell you one thing कि पहले क्या था 2019 से पहले, जैसे आपने यू आस्क द क्वेश्चन टू द साहिल बशीर दैट यू हैव अ किड्स, एंड यहाँ पे सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं था व्हेन वी गो टू द स्कूल। हमें ये नहीं पता था क्या पता वापस आए या नहीं आए। पॉइंट नंबर 4। फिफ्थ पॉइंट वाज, मतलब मैं आपने बताऊंगा, व्हेन आई वाज इन कॉलेज आई हार्डली रिमेंबर मैंने कितने दिन कॉलेज लिए हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ टाइम वाज हड़ताल, इट वाज अ कर्फ्यू। बट इन टुडेज टाइम एट लीस्ट आई एम हैप्पी दैट माय जनरेशन, एब्सोल्युटली, बिकॉज एट दैट टाइम कोई बंदा ओपनली बताता था, पता नहीं, उसको पता भी नहीं था कि मैं शाम को बचूंगा नहीं बचूंगा। तो टुडे वी हैव अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी, यस वी आर लिविंग इन अ पीसफुल एटमॉस्फेयर। सो क्रेडिट शुड गो टू द सेंट्रल गवर्नमेंट जिनने एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 370 किया। दैट वाज वेरी नेसेसरी, आई बिलीव इट, बिकॉज आई टोल्ड यू दैट yes we can build dams, we can build the roads, but the human lives were very important. आजकल के टाइम पे हमारे बच्चों की जान नहीं जाती है, that's very important. अच्छा, जल्दी से पूछ लेता हूँ क्योंकि समय मेरे पास बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपने 370 की बात कर दी, तो इसलिए जल्दी से पूछ लेता हूँ। अभी सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हो रही है, क्या आम कश्मीरी को इससे फर्क पड़ता है कि वहाँ पर क्या सुनवाई हो रही है, क्या नहीं? देखिए, एक चीज़ है, मैं बताऊंगा, एक चीज़, जिन लोगों को प्रॉब्लम हुई इस चीज़ से, वही लोग तो आज दिल्ली में बैठे हुए हैं। आई हैव सीन द विजुअल्स हु आर इन द दिल्ली, द कश्मीरीज, दे आर नॉट इन दिल्ली, दे आर इन श्रीनगर, दे आर एंजॉयिंग देयर लेविश लाइफ। बिल्कुल, जिन लोगों को प्रॉब्लम है वो दिल्ली में है, और आम कश्मीरी तो यहाँ कश्मीर में है, और हम आम कश्मीरियों के बीच में है। और जैसे कि हमने कहा कि ये जो बदलाव है, दरअसल 5 अगस्त को जब 2019 में 370 को रिमूव किया गया, उसके बाद आया। और मुझे अच्छी तरह से याद ध्यान है सकल, जब 5 अगस्त को ये 370 हटा, उस साल भी मैं यहाँ था,
मुश्किल, हम लोग फील्ड में थे, बड़ा मुश्किल समय था और उस वक्त लोगों ने कहा था कि अब कश्मीर में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। शुरुआत के कुछ दिन मुश्किल भरे थे, लेकिन 5 अगस्त के बाद 15 अगस्त भी आती है और जब 2020 में 15 अगस्त आई तो कश्मीर के हर गली में, हर चौराहे में और गली गली चौराहे चौराहे में तिरंगा फहर रहा था। और उसके बाद वो जो गुपकार रोड पर, जिसको लोग, कुछ लोग गुपकार गैंग भी कहते हैं, जिन्होंने कहा था कि कश्मीर में कोई झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा, उनके घर के सामने से तिरंगा यात्राएं निकली थी। तो ये जो कश्मीर है, ये कश्मीर नया कश्मीर है, ये जो है नए कश्मीर की कहानी हमने आज आपको सुनाई। सकल तो ये था और ये है और यही रहेगा नए कश्मीर का सच, जहां पे बंदूक और पत्थर, हड़ताल, हुर्रियत, ये सब अब बहुत पुरानी और कल की बातें हो गई हैं। आगे अब बात होती है G20 की, टूरिज्म की, एजुकेशन की, IIMs की, IITs की, और ये सफर जारी रहेगा। बहरहाल मुझे और अशोक को आप दीजिए इजाजत, लेकिन उससे पहले हम हमारे सभी इनवाइटीज का दिल से, तहे दिल से अशोक बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग आए, काफी दूर से आए, अपने समय निकाला, और ये सिलसिला जारी रहेगा दूरदर्शन पर सच बोलने का, नए कश्मीर के सच को देश दुनिया तक पहुंचाने का। मुझे, अशोक को और हमारी कश्मीर दूरदर्शन की पूरी टीम को आप दीजिए इजाजत। यहाँ की लैंग्वेज में जैसे कहते हैं आदाब, हम कहेंगे नमस्कार।